फ्रेंड्स, हमारे इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का टेस्ट, जो कि प्रीवियस ईयर में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100 प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए अब हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक अकबर ने शासन किया। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे शिवाजी महाराज बैठे हैं और उनके जस्ट पीछे तुकाराम जी महाराज बैठे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुकाराम। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, चरक संहिता संबंधित है। आप देख पा रहे होंगे एक महर्षि बैठे हुए और उनके सामने कुछ आयुर्वेद की जड़ी बूटियां रखी हुई हैं। और आयुर्वेद किससे संबंधित होता है? चिकित्सा से। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा। महर्षि चरक को हम चरक संहिता के प्रणेता और आयुर्वेद के जनक के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1709 ईस्वी, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, सन 1915 से 16 ईस्वी किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है, निम्न का मिलान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देख पा रहे होंगे कि बाईं तरफ कुछ नाम दे रखे हैं और दाईं तरफ कुछ नाम दे रखे हैं। तो आपको सही मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? ये हमारे महात्मा जी का एक बहुत ही फेमस प्रचलित नारा है, जो कि हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इसके बाद इस पद का कार्यभार संभाला हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब। अगला प्रश्न है, बसंत विषुव होता है, आपको दिनांक बताना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि नीचे हमने कुछ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। विषुव अंग्रेजी इक्वानॉक्स ऐसा समय बिंदु होता है जिसमें दिवस और रात्रि लगभग बराबर होते हैं। दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है समान। इक्विनॉक्स शब्द लैटिन भाषा के शब्द इक्वस समान और नॉक्स रात्रि से लिया गया है। तो आपको इक्विनॉक्स का मतलब समझ में आ गया होगा कि इक्विनॉक्स होता है विषुव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीष्म विषुव, लेकिन अंग्रेजी में लिखा हुआ है वर्नल इक्विनॉक्स। और अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में प्रश्न वही है। तो इस प्रकार हम यह भी जानते हैं कि बसंत विषुव को हम ग्रीष्म विषुव के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर कुछ डेटा है, तो आप इसे लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये एक पार्क है जो कि स्थित है असम में और ये गैंडों के लिए भी प्रचलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? भारत में 2 नदी तंत्र है, एक है हिमालय से निकलने वाली और एक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियों में 3 नदियां आती हैं, एक सिंधु नदी, एक ब्रह्मपुत्र नदी और एक गंगा नदी। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां आती हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हिमालय वाले नदियों में से इसमें से कौन से ऑप्शन में है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी है। तो हमारा ऑप्शन सही उत्तर होना चाहिए 2 और 3। तो 2 और 3 किसमें है? ऑप्शन बी में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बैंक दर का अर्थ क्या है? साहूकार द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर,
बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अगला प्रश्न है, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। आइए हम इसको इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। इफ आरबीआई रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक शब्द आया है कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CRR भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे CRR नकदी का प्रतिशत है जिसे बैंकों को अपने कुल डिपॉजिट की तुलना में रिजर्व रखना होता है। जैसे हम मान लेते हैं किसी बैंक के पास 100 रुपए है, तो अगर हमारे सेंट्रल बैंक ने अगर उस पर यह नियम लगाकर रखा है कि आपको अपने पूरे पैसे का 7% हमारे पास रखना होगा, तो 100 रुपए में से 7 रुपए वो सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास रहेगा। और जब कभी भी उस बैंक में पैसे की कमी होगी तब वो पैसा फिर से उस बैंक में डिलीवर किया जा सकता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर हम इस CRR को कम कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर आरबीआई बैंकों से कम CRR कम परसेंट चार्ज करेगी, जैसे अगर 7% था अगर वो 4% ही लेती है, तो क्या होगा कि 3% जो बचा पैसा है वो बैंकों के पास बच जाएगा, उनके पास बचा रह जाएगा। तो अब होगा क्या कि जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा तो लोग अधिक मात्रा में लोन करेंगे, जब अधिक मात्रा में लोन करेंगे तो लोगों के पास ज्यादा अधिक मात्रा में पैसा होगा, और जब पैसा होगा तब वो ज्यादा अधिक मात्रा में खर्च करेंगे, और जब खर्च करेंगे तो जो बाजार में वो मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाएगी, बाजार में महंगाई की दर बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का C। दोस्तों ये गलत टिक हो गया तो आप इसमें लगा लीजिएगा कि 17 का C। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। अगला प्रश्न है, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर, आरबीआई गवर्नर। आप यहाँ देख पा रहे होंगे यावे रेड्डी का सिग्नेचर है जो कि हमारे गवर्नर द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई गवर्नर। अगला प्रश्न है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो सबसे पहले आइए हम फेमा के बारे में कुछ जान लेते हैं कि आखिर ये फेमा है क्या। द फेमा रेगुलेट्स एक्सटर्नल ट्रेड। जो फेमा है वो बाहरी व्यापारों को रेगुलेट करता है, जो विदेशी व्यापार होते हैं वो उनको रेगुलेट करता है। पेमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। विदेशी देशों के पैसों को और उन्हें उनके विकास को प्रमोट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया ऐसा वो करता है। द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा व्हिच वाज पास्ड इन 1999, ये 1999 ईस्वी में ये इसको पास किया गया। रिप्लेस द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा, और यह फेरा के स्थान पर इसको रिप्लेस करके इसका नाम फेमा रखा गया। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ इन्फोर्सिंग द फेमा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईडी कहते हैं, जिसका मतलब होता है प्रवर्तन निदेशालय। इज रिस्पॉन्सिबल, वही जिम्मेदार होता है फॉर इन्फोर्सिंग, कोई भी चीज लागू करने के लिए द फेमा, फेमा में। यानी अगर फेमा में कोई भी नियमावली आने वाली है तो उसका जो लागू करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो परिवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने 3 सूची लिख रखी है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यही 3 प्रकार की सूची होती हैं। तो ये बताना है कि जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल होता है। तो यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तो ये हमारा आता है राज्य सूची में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था आम ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था
स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। फिर है अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि किससे संबंधित है? तो ये हमारा अनुच्छेद 21 ये से संबंधित है। आप देख पा रहे होंगे भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 29-30 में ही आपको यहाँ पर दिख रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो ये किस अनुच्छेद में आता है? 29 और 30। ऑप्शन में हमारा 29 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 29। अगला प्रश्न है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब आइए हम देख लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ फैक्ट्स। वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है। यानी कोई भी धातु है अगर उसमें जितनी ही अधिक मात्रा में जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त होंगे, बिखरे होंगे, उतनी ही मात्रा में वो जो धातु है वो धारा का सुचालक होगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का सी। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की मापन की इकाई है जो कि प्रकाश निर्वात में 1 वर्ष में तय करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaOCl2 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैंने यहाँ पर कुछ कैरेट लिख कर रखे हैं, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, 12 कैरेट और 10 कैरेट। आप देख पा रहे होंगे कि कैरेट के हिसाब से सोने की शुद्धता का प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं। अगर आपको जानना है कि अगर कैरेट से परसेंटेज कैसे निकालें तो आप कैरेट को 4.16 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका जो भी मान आएगा उस कैरेट में सोने की उतनी प्रतिशत शुद्धता हो जाएगी। तो इस तरीके से आप निकाल भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, संतरे में बहुतायत में क्या होता है? तो संतरे में बहुतायत में विटामिन सी पाया जाता है। तो ऑप्शन ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं, तो अब आइए हम इनको देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ √x/196 इक्वल टू 72/56। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 72/56 का हम सरलतम रूप लेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा 9 8 जा 72 और 7 8 जा 56। हमने इसको सरल कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया। अब इस पक्ष का वर्ग करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो अंडर रूट है वो हट जाएगा और इस पक्ष में क्या होगा कि 9 का गुणा 9 से, तो 9 9 जा 81 और 7 7 जा 49। इस तरीके से आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 49 का गुणा 1 से हो जाएगा और 196 का गुणा 81 से हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा 49x इक्वल टू 196 इंटू 81। अब हम 49 को फिर उधर भेजेंगे तो 49 हमारा नीचे चला जाएगा अपान में। तो इस तरीके से जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा राइट 324। अगला प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 885 3 बार लिखा हुआ है, फिर 115 3 बार लिखा हुआ है, फिर यहाँ 2 बार गुणा करके प्लस, फिर 115 का 2 बार गुणा करके ऐसा माइनस करके फिर लिखा हुआ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने 885 को मान लिया ये और 115 को मान लिया बी। अब हम 885 की जगह पर ये रख देंगे, 115 की जगह पर बी रख देंगे, तो हमारा कुछ ये फॉर्मेशन निकल कर आया। अब ये क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है ये प्लस बी इंटू ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और अपान में हमारा है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर हमारा बचा रह जाएगा ये प्लस बी। तो ये प्लस बी हम पुनः मान रख देंगे, ये के जगह पर 885 और बी के जगह पर 115। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1000। आप ऐसे प्रश्नों को
जहां पर भी ऐसे प्रश्न आए आपको देख लेना चाहिए कि क्या ये क्यू प्लस बी क्यू अपान ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का फॉर्मेट है। अगर ऐसा फॉर्मेट है तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ देना चाहिए, बस वही आपका आंसर हो जाया करेगा। अगला प्रश्न है √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3, इसका आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण क्या क्या होता है, जो नीचे की संख्या होती है इसके जो बीच का मान होता है, इसके बीच का मान को हमको रिवर्स कर देना होता है। अगर यहाँ पर धन है तो यहाँ पर ऋण कर देना होता है, अगर ऋण है तो धन कर देना होता है। तो यहाँ पर धन था तो हम ऋण करके और उसी संख्या को ऊपर नीचे से गुणा करा देते हैं। तो ऊपर आ जाएगा √5 माइनस √3 और यहाँ पर भी वही लिखा हुआ, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक बार है प्लस एक बार है माइनस, तो ये बना रहा है फॉर्मेट ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी। तो ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी सूत्र होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने लिख दिया √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, ये माइनस बी ये लिखा हुआ ये माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये माइनस बी का सूत्र होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम जब √5 का स्क्वायर करेंगे फिर इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा 5 ही आएगा। उसके बाद जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर ओपन करेंगे उसको तो हमारा 3 ही आएगा। और माइनस फिर 2ab होता है तो हमने 2 लिख दिया और ab की जगह पर √5 और √3 का गुणा कराकर हमने 15 लिख दिया। और नीचे क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर तो 5 ही हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 ही रह जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 5 और 3 को हमने जोड़ लिया 8 लिख दिया, आगे माइनस √2 इंटू 15 ये लिखा हुआ है। और अपान में आ जाएगा 5 माइनस 3 तो ये आ जाएगा नीचे 2 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 2 हमने कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारा बचा रह जाएगा 4 माइनस √15। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 4 माइनस 15। आप लोग स्वयं करिएगा और उसके बाद फिर अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। हमने लिखा 30% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 3/10। अब 3/10 इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज 10 यूनिट है तो वो 3 यूनिट से घटकर 7 हो गई। तो हमने लिख दिया कि 10:7 का रेशियो हो गया। फिर 20% बढ़ गई तो 20% का रेशियो होता है 1/5, यानी कोई चीज 5 से बढ़कर 6 हो गई, यानी 5 पर 1 बढ़ गई तो 5 से 6 हो गई। हमने लिख दिया 5 का 6। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, मतलब इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया नीचे ऊपर। तो ये 7 का गुणा 6 से 42 और 10 का गुणा 5 से 50। अब हम देख पा रहे होंगे कि ये कितना बढ़ा नहीं, यहाँ पर घटा हुआ। तो 50 से ये -8 घट रहा है। तो हम 8 घटाए किसके रेस्पेक्ट में, 50 के, इंटू 100 हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा 16 आंसर हो जाएगा। इसका और भी एक तरीका हो सकता है, क्या होता है कि जब कभी भी एक प्लस हो एक माइनस हो तो हम प्लस को आगे लिखेंगे, फिर माइनस, फिर दूसरी बार फिर माइनस लगाएंगे, फिर उन दोनों का गुणा कराएंगे, अपान में 100 कर देंगे। तो 20 में से 30 जाएगा तो -10 और इसको सॉल्व करने पर आएगा -6। तो यहाँ पर -16% आया जो कि घटी हुई है, कमी हुई है। तो इस तरीके से ये 2 तरीके हो सकते हैं। और भी इसके कुछ बेसिक तरीके हैं लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो ज़्यादा उसमें समय लगता है, इसलिए मैंने ये 2 तरीके लिखे। अगर आप ऐसे तरीके सीखना चाह रहे हैं तो आपको जल्द ही इस पर वीडियो प्रोवाइड किया जाने वाला है। अगला प्रश्न है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र 20 में शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख रखा है कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र क्या है, 18.5 वर्ष। तो चारों खिलाड़ियों की कुल उम्र कितनी आएगी, हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा जो आएगा वही हमारा हो जाएगा कुल उम्र। तो कुल उम्र कितनी आ गई, 74 वर्ष। फिर 4 खिलाड़ी और एक कोच की औसत उम्र, अब यानी 4 खिलाड़ी के साथ जब एक कोच मिल गए तो उम्र 20% से बढ़ जाती है। 20% से बढ़ गई तो हमने इसको लिख दिया 18.5 इंटू 120/100। तो इसको सॉल्व किया तो आया हमारा 22.2 ईयर। फिर आगे हमने लिखा कि 4 खिलाड़ी और एक कोच की कुल उम्र कितनी होगी, तो ये 4 खिलाड़ी और एक कोच मिलाकर 5 लोग हैं। तो 5 का गुणा करा देंगे हम 22.2 से, तो इस पूरा करने पर आया 111। यानी कि यहाँ पर जो 4 खिलाड़ी और एक कोच है, यहाँ पर 4 खिलाड़ी हैं। तो अगर हम 4 खिलाड़ी एक कोच में से 4 खिलाड़ियों की उम्र को घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो हमने 111 में से 74 को घटाया, इस प्रकार हमारा राइट आंसर आ गया 37।
हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एकल का विलोम शब्द है, तो एकल का राइट आंसर हो जाएगा बहुल। पर्याप्त होता है विलोम, अपर्याप्त का उपयुक्त होता है, अनुप्रयुक्त का, और अकेला हो जाएगा साथ साथ का। अगला प्रश्न है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो दर्प के कुछ पर्यायवाची होते हैं, घमंड, गुरूर, अभिमान, अहंकार, ऐसे कुछ शब्द हैं जो दर्प के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मन को हरने वाला। कोई एक ऐसी वस्तु या ऐसी कोई थिंग्स है जो कि हमारे मन को बहुत ही अच्छी लगती है, किसी भी चीज को देखकर हमारा मन मंत्र मुग्ध हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई चीज हमारे मन को मनोहर लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना, बहुत फेमस मुहावरा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोड़े में बहुत कुछ ही कह देना, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। लिखा हुआ है महत्वाकांक्षा, फिर लिखा है महत्वाकांक्षा, फिर है महत्वाकांक्षा, फिर है महत्वाकांक्षा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महत्वाकांक्षा बोलते हैं, ना कि बाकी जो बचे हुए हैं वो सारे रॉन्ग हैं। अगला है हमारा एक पैसेज दे रखा है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन के बारे में बताया गया है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा और मैं बताता हूं आप लोगों को कि प्रश्नों को कैसे करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कई सारे गुण हो, ऐसे को मतलब हम और क्या कह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसको अलग अलग क्षेत्र में चीजों का इंटरेस्ट रखता है, तो इस प्रकार उसे हम बोलेंगे ये मेनी साइड पर्सनालिटी। अगला प्रश्न है, पंडित नेहरू इंजॉयड, उन्होंने क्या क्या चीज इंजॉयड किया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रीडिंग एंड राइटिंग, फिर है सोशल एबल्स आर रेसिस्टिंग टेरनी, तो यहाँ पर ऑप्शन में है रीडिंग एंड राइटिंग बुक, ठीक है। फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एबल्स, इसके ये भी फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एबल्स आप देख सकते हैं, ये भी है, और रेसिस्टिंग टेरनी, यानी उन्होंने इन तीनों चीजों का आनंद लिया, यानी तीनों चीजों द्वारा उनके द्वारा की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर लिखा हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट्स ऑफ व्यू, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। कहाँ लिखा हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं, उन्होंने बताया इन हिम द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस। अगर कोई चीज बैलेंस है, बैलेंस का मतलब क्या होता है कि कोई दो चीज का इक्वल होना, तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप इस पैसेज को अच्छे से रीड कर लीजिएगा और समझिएगा। अगला प्रश्न है, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। फेमस, फेमस मीन्स प्रसिद्ध होता है, अब हम देखते हैं कि आखिर इसका पर्यायवाची क्या हो सकता है। ऑफुल, ऑफुल का मतलब होता है कोई चीज डरावना है, हॉररबल, ऐसे चीजों को हम बोलते हैं ऑफुल। पुअर मतलब तो गरीब होता है, पॉपुलर मीन्स भी प्रसिद्ध होता है, और स्टडी कोई चीज स्थिर है, कोई चीज फिक्स्ड है, कोई चीज फ्रीज है, ऐसे चीजों को हम बोलते हैं स्टडी। तो इस प्रकार से हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि फेमस मीन्स भी प्रसिद्ध होता है और पॉपुलर मीन्स भी प्रसिद्ध होता है, ये तो बहुत इजी था, सब लोगों को लगभग पता रहा होगा। गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग, अब हमको ट्रांसपेरेंट का विलोम बताना है। ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है कोई चीज जो स्पष्ट हो। लिम्पिड, लिम्पिड का तो मतलब होता ही है पारदर्शक। एंटोनिम हमको बताना है उसका ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक का बताना, जो कि जिसका हिंदी में राइट आंसर होता है अपारदर्शक। अपोक, अपोक इसका मतलब होता है अपारदर्शक, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और क्लियर मतलब भी कोई चीज होता है स्पष्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपेक, जिसका मतलब होता है अपारदर्शक। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पक्षी यानी जो पक्षी विज्ञानी होते हैं वो पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो नर विज्ञानी जो होते हैं वो नर के बारे में अध्ययन करते होंगे। नर किसे कहते हैं? मानव को, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह से बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो आप देख पा रहे होंगे दही, मक्खन, पनीर, ये सब क्या है? दूध से बनते हैं, लेकिन जो तेल है वो इन तीनों से अलग है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को लिखा गया है, उसका कोड दिया रखा है और फिर लिखा हो ओरिएंटेशन का लिखा हुआ है, यहाँ पर हमको बताना है। प्रोडक्शन का दे रखा है और ओरिएंटेशन का बताना है हमको, तो आइए हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे पी से क्यू हुआ, फिर ये क्यू से आर हो रहा है, वो से पी हुआ, सी से डी हो रहा है, यू से उबी हुआ, ई से, फिर मतलब कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो 5 तक है, 5 तक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक आगे जाएगा एक रिवर्स जाएगा। तो आइए इस बेस पर हम चेक करते हैं।
यानी वो का तो पी होगा। अब हमको ये पता चल गया कि इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई सही होने वाला है। आर जो है वो क्यू के आगे आना चाहिए, तो क्यू का आर होगा, ठीक है। आई के आगे जे, ठीक है। डी के आगे ई, ठीक है। एन के आगे वो, ठीक है। अब भी यहां तक हमारा जो 5 शब्द तक था सही है। अब आगे आप देख सकते हैं कि आखिर यहाँ पर इसके आगे क्या लॉजिक लग रहा था। तो सी यहाँ पर है, यहाँ पर छठा शब्द क्या है, सी है, और यहाँ पर छठा शब्द क्या है आपका ई है, यानी सी डी ई 2 बढ़ाया गया है यहाँ पर। तो 3 3 6, यहाँ पर टी टी यू उबी कहाँ गया, ये 3 2 5 टी यू उबी, यहाँ उबी दे नहीं रखा है, छठा शब्द था ना 3 6, ठीक है। और यहाँ पर 3 3 6 सी डी ई बढ़ाया गया है, 2 का बढ़ाया गया है, तो 3 3 6 टी पी की आर टी ई उबी। हाँ ये देखिए आपके ऑप्शन में यहाँ पर ये उबी है, तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। आप इसको लिखकर भी कर सकते हैं और आप इसको देखकर समझकर भी आप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ये। अगला प्रश्न है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो रिलेशन तो सब लोगों को आता है कि कौन किसको, अगर कोई मेरा क्या लगता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। फिर यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या क्या है? आप देखिए कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। 25 अगस्त को अगर गुरुवार है तो 26 को होगा शुक्रवार, 27 को होगा शनिवार, और 28 को होगा रविवार, और 29 को होगा सोमवार। अब यानी कि 29 को हमारा सोमवार पड़ा, अब हम 7 रिवर्स आएंगे, 22 को हमारा एक सोमवार पड़ेगा, फिर हम 7 फिर रिवर्स आएंगे, फिर हमारा 15 को सोमवार पड़ेगा, उसके बाद फिर हम रिवर्स आएंगे, फिर हमारा 8 को पड़ेगा, और उसके बाद फिर हमारा 1 तारीख को पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगस्त महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे अगर 25 अगस्त को गुरुवार होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर्स है, तो आप लोगों को मैं करा देता हूं, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो। अगला प्रश्न है, बोल्ड बंबू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट परियोजना हाल ही में भारत में किस राज्य में शुरू की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाना। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिरीष बांदला। अगला प्रश्न है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? इसका राइट आंसर है सुमित मलिक। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन निर्माता Vivo ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ये पिछले साल की बात है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल SUPACE भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? सुपेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 5। वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड 225 किलोमीटर तक अपना बॉर्डर शेयर करता है, उत्तर प्रदेश 551 किलोमीटर, बिहार 726 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 275 किलोमीटर, और सिक्किम 99 किलोमीटर 99 किलोमीटर। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? आप जानते हैं बीजिंग चीन की है, दिल्ली भारत की है, ढाका बांग्लादेश की है, बची एक सान जोस, ये हमारी राजधानी है कोस्टा रिका की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मलयालम। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 552।
अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 14 सितंबर। बाकी और जो दे रखे हैं 1 अक्टूबर, 2 नवंबर, 3 अक्टूबर, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए हमने इसको कंसीडर नहीं किया, वरना मैं यही बताता कि 1 अक्टूबर, 2 नवंबर और 3 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों हैं और म्यांमार नहीं है। आप देख सकते हैं सार्क कंट्रीज के नेम, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? जैसे आपको पता है बेंगलुरु कर्नाटक में है, दिल्ली तो दिल्ली सबको पता है भारत की राजधानी है, लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, औरंगाबाद कुछ लोग को ना पता कि औरंगाबाद कहाँ है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक महानगर है। और आपको पता है कि जो एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, ये सभी महाराष्ट्र में है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा औरंगाबाद। अगला प्रश्न है ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। आप देख पा रहे होंगे कि होता क्या है इस त्योहार में कि फूलों से जमीन पर रंगोली बनाई जाती है अलग अलग कलर से, या किसी भी वस्तु को कलर करके उससे रंगोली बनाई जाती है। तो इस तरीके से ये जो उत्सव है वो केरल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये हमारा सन है, फिर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टेरन, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। मरकरी बोलते हैं बुध, ऐसे आगे भी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बुध, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार विजेता वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ये पिक्चर जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ये हमारा पैसेज है, तो छोटा सा पैसेज है, तो आइए हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर आगे इसके हम प्रश्नों को देखते हैं। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहां पूर्ण शांति और सुख राहत हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव जाति के विकास के लिए। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। अगर हम अहिंसा ना करें और लोगों से प्रेम करें तो यही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे कि विश्व में शांति स्थापित हो सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? अहिंसा द्वारा बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं? वो तत्व हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? तो इसका उपयुक्त जो पर्याय होगा उसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है, ये एक काफी बड़ा पैसेज है तो आप लोग इसके प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा और मैं डायरेक्ट इसके प्रश्नों को आप लोगों को करवाता हूं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मानव विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य। तो आइए देखते हैं कि आखिर इसका आंसर कहाँ लिखा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति और प्राण जगत का सिरमौर हो गया है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किन चीजों से मुक्ति मिली है? आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ परंपराओं से मुक्त हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपूर्ण रूढ़वादी विचारणा से।
फिर अगला प्रश्न है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यातायात एवं संचार साधनों का विकास। हस्तामलक क्या है? तो आप यहाँ देख पा रहे हैं हस्तामलक। अब यहाँ से हम पढ़ लेते हैं, विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक करके मतलब उनको जानकर, उनके रहस्यों को जान करके। तो ऑप्शन में क्या हो सकता है? अस्पष्ट, बिल्कुल भी नहीं होगा। पास में रखें आंवला, आंवला से तो कुछ संबंधित ही नहीं है। फिर आगे है भी हाथी के लिए आंवले, ये भी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आगे है फिर हमारा अस्पष्ट और अनायास बोधिगम। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अस्पष्ट और अनायास बोधिगम। फिर आगे वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से क्या आता है? तो हम देख लेते हैं वैज्ञानिक चिंतन कहाँ है। बी, देखो वैज्ञानिक चिंतन पद्धति, तो ये है हमारा रूढ़ी परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। तो इस प्रकार से 76 का राइट आंसर था बी, 77 का राइट आंसर था ऑप्शन सी, 78 का था ए और 79 का था डी और 80 का हमारा डी। अगला प्रश्न है, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना मैथमेटिक्स पोर्शन। यहाँ पर इधर कुछ फिगर दे रखा और मैंने इस फिगर को समराइज फॉर्म में इधर लिख दिया हुआ है। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए? तो सबसे पहले मैं इस ग्राफ को समझा देता हूँ और इस ग्राफ से जो मैंने टेबल बनाया इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर लिख रखा है, इधर रेशियो दे रखा है। किन चीजों का रेशियो है? ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास एवं भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया। ये इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दे रखा है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 छात्र हैं, अलग अलग 7 छात्र हैं, यानी उनके इतिहास और भूगोल के अंकों के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो हम करते क्या हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.65, तो यहाँ पर हमने लिख लिया छात्र अनुपात इतिहास और भूगोल। फिर छात्र को मैंने नंबरिंग कर लिया, फिर मैंने ये जो था जितना अनुपात, मैंने ये सारे अनुपात यहाँ पर नोट कर लिए। अब देखिए मैंने आगे कैसे किया। यहाँ पर लिखा हुआ है 0.65, अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 100। अब 13 5 जा 65 होता है और 25 जा 100 होता है। तो हम जब इसको हम फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13/20। तो इस प्रकार से हमने इसको लिखा 13:20। ऐसे आगे भी किया गया है। तो 17 5 जा 85 होता है, 25 जा 100 होता है। तो इसको मैंने 17:20 में तोड़ लिया। ऐसे आगे भी मैंने इन सभी को किया है। तो आगे आप कर लेना। अब मैं समझाता हूँ। आगे लिखा हुआ है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए, यानी कि भूगोल से इतिहास में ज्यादा होने चाहिए। तो क्या देखिए, छात्र 1 ने किया, बिल्कुल भी नहीं। 2 ने किया, नहीं। 3 ने किया, नहीं। चौथे ने, हाँ, चौथे छात्र को इतिहास में भूगोल से ज्यादा अंक मिले हैं। फिर 5वें को भी मिले हैं और उसके बाद फिर यहाँ 7वें को मिले हैं, 6ठे को नहीं मिले। तो इस प्रकार 3 बच्चे ऐसे हैं, 3 4 और 7, ये 3 ऐसे बच्चे हैं जिनको इतिहास में भूगोल से ज्यादा अंक अर्जित हुए। तो ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? तो अभी हमने देखा, अभी प्रीवियस प्रश्न का यह बिल्कुल उल्टा है कि इतिहास में कम मिले हों। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आया था, 4 5 और 7। तो 4 5 और 7 छोड़कर जितने बच्चे होंगे उसमें इतिहास में कम मिले होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 और हमारा फिर हो जाएगा 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। आप देख पा रहे होंगे 1 में कम मिले हैं इतिहास में, फिर 2 में भी कम मिले हैं, 3 में भी कम मिले हैं और फिर 6 में कम मिले हैं, बाकी सभी में अधिक मिले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत क्या, अंक की प्रतिशत बढ़त बताओ। यानी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 से 4 जाना है हमको और भूगोल में जाना है। तो यहाँ 20, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 4 है। हम कभी भी इंडिविजुअल 2 यूनिट की तुलना हम कभी भी कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ये एक्चुअल वैल्यू ना देकर ये सारी चीजें रेशियो में है और 2 भिन्न भिन्न रेशियो की ऐसे हम तुलना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंकड़े
अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट डेटा। अगला प्रश्न है इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है, यानी जो ये अनुपात दे रखा है इसमें हम अधिकतम अनुपात लेंगे और न्यूनतम अनुपात लेंगे और उसका हमको अंतर करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूनतम अनुपात क्या है। तो न्यूनतम अनुपात 0.35 और अधिकतम अनुपात क्या है, अधिकतम अनुपात है 1.55। अब 1.55 में से 0.35 घटाएंगे तो 1.20 आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। तो हम छात्र 4 में चले जाते हैं, उसके बाद फिर हम भूगोल में देखते हैं। यानी इस अब ये देखिए, अब हम इस दोनों की तुलना बिल्कुल करा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है, हमको ग्राफ में दे रखा था, इन दोनों का अनुपात दे रखा था, तो इन दोनों की तुलना हम करा सकते हैं। अब 4 का मतलब दे रखा है 60, यानी 4 यूनिट का मतलब है 60, तो 1 यूनिट का मतलब क्या आएगा 15। देख पा रहे हैं आप कि जो चौथा विद्यार्थी है वो भूगोल में 4 यूनिट अंक प्राप्त किया है और 4 यूनिट का मतलब है 60 अंक, तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 15। अब हमको इतिहास में बताना है, तो इतिहास में तो भूगोल की अपेक्षा 1 यूनिट ज्यादा प्राप्त किया है, तो 60 से 1 यूनिट ज्यादा मतलब 1 यूनिट का मतलब 15, तो 60 से 15 ज्यादा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 15। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 4 यूनिट का मतलब 60, तो 1 यूनिट का मतलब 15, तो 5 यूनिट का मतलब 15 का गुणा 5 से 75, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये ग्राफ दे रखा है, आइए हम इसको भी देखते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीजें दे रखी है, ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में, ये आपका बेड दे रखा, उनका भार दे रखा हुआ है, और ये इतने इतने साल में 13 से 14 में 56 मीट्रिक टन था, 14 से 15 में 51 मीट्रिक टन था, और ऐसे भी आगे भी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, तो सबसे पहले देखिए कि बढ़ कहाँ रहा है। एक तो यहाँ बढ़ रहा है, काफी बढ़ रहा है, फिर एक यहाँ बढ़ रहा है और एक यहाँ बढ़ रहा है, तो ये तो बहुत कम बढ़ रहा है, तो हमको इसको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको कॉमन सेंस अपना प्रयोग करना होता है इस सवालों में। हम बार बार ऐसे चेक करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि हमको दिख रहा है कि ये तो सिर्फ बहुत थोड़ा सा बढ़ा हुआ और ये अधिक मात्रा में बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो हमको सिर्फ इन्हीं दोनों को चेक करने की जरूरत है। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 11 बढ़ रहा है, कितने पर 65 पर, तो यानी कि 65 यूनिट पर यहाँ पर 11 यूनिट बढ़कर 76 यूनिट बना रहा है, और यहाँ पर 53 यूनिट से 12 बढ़कर 65 यूनिट बना रहा है। तो वैसे तो हमको दिख ही गया यहाँ पर ज्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पर कम बढ़ रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप इसको परसेंटेज में ब्रेक कर लेंगे। परसेंटेज में जब ब्रेक कर लेंगे तो 53 पर अगर 12 बढ़ रहा है तो ये लगभग आपका आ जाएगा 22% के आसपास बढ़ रहा है, और 65 से 11 बढ़ रहा है, आप इसको निकालेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 16 से 17% के आसपास आएगा। तो यहाँ पर ज्यादा वृद्धि हुई। अब यहाँ पर अगर ज्यादा वृद्धि हुई है तो वृद्धि किसमें ज्यादा देखने को मिली है, 16-17 में भी, 16-17 में ही हमको वृद्धि देखने को मिली है। जहां से वृद्धि होती है उसको हम नहीं, हमारा आंसर वो नहीं होता है वृद्धि का, जिसमें बढ़ी हुई होती है, तो हमारा राइट आंसर होगा 16-17। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा बच्चे यही ऑप्शन में फंसते हैं, इसी में गलती करते हैं, वो यही नहीं जान पाते कि 15 से 16 लगाएं या 16 से 17 लगाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 से 17, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना बढ़ गया। तो हमको ये देखना है कितना बढ़ गया, तो आपको करना क्या है, इन 4 को जोड़ देना है। ये जो 4 आपको दिखाई रहे हैं, ये चारों मीट्रिक टन आपको जोड़ लेने हैं, उसके बाद फिर ये चारों जोड़ लेने हैं। ये चारों जोड़ लेने के बाद जो लास्ट के 4 हैं, इन चारों में से इसके चारों का योग घटा देना, और जितना आएगा उसका, जो ये 4 हैं, चारों का जो योग है, इससे उसका परसेंटेज निकाल लेना है। जैसे मैं आप लोगों को करके बताता हूं। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं अंतिम चारों का मान। तो अंतिम 4 कितने कितने, एक तो हमारा 76 है, फिर है हमारा 58 है, फिर है हमारा 68 और 73, तो ये आपका आ जाएगा 275। अब 275 आ जाएगा। अब ये आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर हम देख लेते हैं प्रथम 4 कितने थे। तो प्रथम 4 थे आपका 56, उसके बाद फिर आपका था 51, उसके बाद था 53 और आपका है 65। इसको आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 225, यानी बढ़ कितना रहा है, 50 बढ़ रहा है। अब 50 किस पर बढ़ रहा है, 50 ये बढ़ रहा है 225 यूनिट पर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22.2। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था।
तो जितने भी ये 8 वर्ष दे रखे इन सभी को जोड़कर 8 से भाग दे दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष में रही? हमने पिछले कुछ प्रश्नों में देखा था कि वहां पर वृद्धि बताना था, अब यहाँ पर कमी बताना है। तो देखिए कमी कहाँ हो रही है, यहाँ थोड़ा सा कमी हो रही है, फिर हम देख सकते हैं यहाँ काफी कमी हो रही है, बाकी और तो कहीं कमी हो नहीं रही है। तो आप वैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत थोड़ा सा कमी हो रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा कमी हो रहा है। तो उत्तर तो हम बिना सॉल्व किए, ऐसे प्रश्नों को बिना सॉल्व किए ही करना होता है, क्योंकि ये हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से कमी कहाँ ज्यादा दिखाई दे रही है, यानी 18 से 19 में ज्यादा कमी नजर आई है, 76 से कम हो रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 18 से 19। ऐसे प्रश्नों को लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर हाँ डेटा बहुत पास में होता तो हमको कैलकुलेट करना पड़ सकता था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 18 से 19। अगला प्रश्न है, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था? अब 14-15 में चले गए, 14-15 में 51 है और 19-20 में कितना है हमारा, 68 है। तो 51 का तुलना हमको 68 से कराना है, तो ये कट जाएगा 17 से 3 बार, ये कट जाएगा 17 से 4 बार। तो यानी कि 17 दोनों में कॉमन है, तो आप अगर काट लेंगे तो इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म आएगा वो आएगा 3:4, यानी 3/4 आएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3/4। इसे आप क्या लिखेंगे, 51 लिखेंगे, बटा लगाएंगे 68 लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 17 × 51 और 17 × 4 68। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ये हमारा नया डीआई है, आइए हम इसको समझते हैं। यहाँ पर कुछ दे रखा है, यहाँ पर 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन है। ये आपके ABCDE 5 सेल्समैन है और 15, 16, 17, 18, 19, 20 में उनके द्वारा प्राप्त की गए कमीशन है। किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो हम जाएंगे सेल्समैन सी के पास। अब ये बताना है कि सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हो रही है, हमको ये बताना है। यहाँ पर कितना बढ़ा दिख रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है लगभग 1600 बढ़ रहा है। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है आपका लगभग 400 बढ़ रहा है। और यहाँ कितना बढ़ रहा है आपका, यहाँ पर आपका बढ़ रहा है 900 के आसपास बढ़ रहा है। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ आपका 300 बढ़ रहा है और यहाँ आपका बढ़ रहा है 600 बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ोतरी दिखाई दे रही थी, 26,200 से 27,800। तो यानी सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ दिखाई दे रही है? अभी हमने आपको बताया कि जहां से बढ़ता है वो हमारा राइट आंसर ना होकर जिसमें ऐड होता है, जो बढ़ा हुआ मान होता है वही हमारा राइट आंसर होता है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2016। तो आप देख पाए होंगे कि बिना सॉल्व किए ही ऐसे प्रश्न का उत्तर निकल आया। तो ऐसे प्रश्नों को बिना सॉल्व किए ही उत्तर निकालना होता है। अगर डेटा पास में होता तो हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिर तुलना कराकर हमको आंसर निकालना होता, लेकिन यहाँ पर तो क्लियर दिखाई दे रहा था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन। तो 2018 में बी का कमीशन कितना है? 2018 में बी का कमीशन है 28,000 और 5 सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? हमने कहा लिखा 18 में भी हमारा हो गया 28,000 और कह रहा है उसी वर्ष। अब हमको 1,46,960 का हमको देखना है कि जो ये 28,000 है वो कितना % है। तो आप इसको निकाल भी सकते, अब निकालेंगे, हम देख रहे हैं कितना आसपास। अच्छा आप देख पा रहे होंगे कि 14 दूना 28, लगभग अगर ये डाटा जो है वो 20% के आसपास आ रहा है। अब इसके आगे कुछ लिख रखा है तो इसका मतलब यही हुआ कि ये 20% तो कुछ कम आएगा। तो ऐसे हम हिडन ट्रायल लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे सवाल में गलती ना हो, इसीलिए हम कभी भी ऐसे ट्रिक नहीं अप्लाई करेंगे कि हम ऐसे देखें आंसर मार दे। हो सकता है ये जो 19.05 इसका आंसर आ जाए 19 ही आ जाए। तो ये इस तरीके से ये तरीका गलत होता है, आप बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। अगर ऑप्शन में कोई दूसरा डेटा दिया होता इनमें से कोई नहीं के जगह पर, तो हम बिल्कुल नहीं चेक करते, क्योंकि ये 20% लगभग इसका बना रहा है। तो लेकिन आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर 19.05 ही है। मैंने आपको इसलिए बता दिया कि एग्जाम में ऐसा खेल भी आपके साथ हो सकता है। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? 15 से तुलना करना है, 15 कहाँ गया ये, और हमको 18 बताना है। 18
यानी 15 के रिस्पेक्ट में हमको 18 में बताना है कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़ रहा है, लगभग लगभग आपका बढ़ रहा है 2500 के आसपास बढ़ रहा है, यानी 2450 बढ़ रहा है। यहाँ कितना बढ़ रहा है, लगभग 1250 के आसपास बढ़ रहा है। यहाँ पर लगभग कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है आपका 2900 बढ़ रहा है, लगभग लगभग यहाँ पर आपका बढ़ रहा है 2900 बढ़ रहा है। और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, ये आपका बढ़ रहा है 28 2 लगभग लगभग आपका वही 2200 के आसपास बढ़ रहा है। और ये बढ़ रहा है, ये तो लगभग लगभग बहुत थोड़ा सा बढ़ रहा है, लगभग कह सकते हो 1360 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा था सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ रहा था, 26,200 से 29,100 हो रहा है, यानी यहाँ पर बढ़ रहा है 2900 बढ़ रहा है, यानी सबसे ज़्यादा इसी में बढ़ रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिना लगाए हम इसको देख सकते हैं। अगर आप फिगर को, आप ग्राफ को अच्छे से ध्यान देंगे तो आप ऐसे सवालों को बिना पेन पेपर कर पाएंगे इजीली। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। कह रहा है कि किसी भी वर्ष की बात की जा रही है और उसका क्या है, सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। अब हमको देख लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 2 3 6 साल दे रखे हैं, ऑप्शन में हमारे 4 ही हैं, तो हम इन्हीं चारों के रेस्पेक्ट में ही चेक करेंगे। हमको 2 साल चेक करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से 2 चेक करने की जरूरत नहीं है, हमको 15 और 16 चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो इसलिए हमको ऑप्शन का भी सहारा लेना होता है। अब हम देख लेते हैं 17 में। 17 में सबसे ज्यादा, सबसे कम है 25,200 और सबसे ज्यादा है 29,800। तो यहाँ पर ये बढ़त दिखाई दे रही है, इसका डिफरेंस जो है वो 4600 का। ठीक है, आगे है 28,000 से फिर कितना 30,002 बढ़ रहा है, 2000 बढ़ रहा है। यहाँ पर भी 24,000 से ये कितना हो रहा है 29,800, ये बढ़ रहा है कितना 5300, 5200 बड़ा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर 27 से 3200, ये 5000 बड़ा दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा दिखाई दिया कहाँ आपको, 5200, यानी कि 2019 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2019। आप देख पाए कि इसको भी हमने बिना पेन के किया। आप अगर ध्यान से देखेंगे ग्राफ को तो आप भी इजिली कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना % है। 2000 में 19 डी, तो 19 में गए और हम डी देखेंगे तो ये 29,800 है, 29,800। और 2019 में ये है 24,600। तो हमको 24,600 के रेस्पेक्ट में बताना है कि 29,800 कितना % है। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर 24,600 से 29,800 ज़्यादा है तो इसका मतलब ये 100% से ज़्यादा होगा। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा हमको कहीं भी दिखाई दे ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो पूछा नहीं है कि हाँ वो कितना % ज़्यादा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इट्स टू इजी। अगर देखिए आपको कैसे फंसाया जा रहा है, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि यही निकाल दें कि आखिर वो कितना ज़्यादा निकालेंगे, तो हो सकता है कि ऑप्शन मैच भी खा जाए, ऑप्शन टिक भी कर दे। लेकिन सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि प्रश्नों को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि समय पर्याप्त होता है हम लोगों के पास। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारी एक नई तालिका, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। आपको करना क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि किस किस महीने में जो खुले खाते हैं उनकी जो औसत संख्या महत्तम है। आपको औसत निकालने की भी जरूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, आप इन चारों को जोड़ेंगे, फिर भाग देंगे 4 से, इन जोड़ देंगे 4 से भाग देंगे, जोड़कर 4 से भाग देंगे, जोड़कर 4 से भाग देंगे, ऐसे इसको भी जोड़कर 4 से भाग देंगे। तो हमको ऐसे सवाल जब कहीं भी पूछेगा कि चारों में से कौन हाईएस्ट है, औसत निकाल करके, औसत बिल्कुल भी निकालना नहीं होता, ऐसे आप इंडिविजुअल चेक कर लेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब इन 3 ग्राफ में तो डेटा छोटे छोटे दे रखे हैं और यहाँ दोनों में थोड़ा बड़े बड़े अंक दे रखे हैं, तो हम इन्हीं दोनों को चेक कर लेते हैं और इसी के रिस्पेक्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐड करते ये हो गया हमारा 65 और 35, 100, 130, 130 और 50, 180। यहाँ पर चेक कर लेते हैं तो हो गया 55, 45, 100 और ये 60 और 40, 100, ये 200 हो गया। यानी अगर आप अब इसका रेस आप इसका अगर औसत भी निकाल लेंगे तो भी औसत क्या होगा, सितंबर का ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि संख्याएं क्या हैं, एक अलग अलग संख्या आएंगी और उन्हीं सभी संख्याओं को 4 से भाग देना है। तो जिसका जो संख्याएं ज्यादा है उनका औसत भी ज्यादा आएगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर। आप इसको बिना पेन पेपर के भी कर सकते हैं इजीली। अगर आपको ऐड करने में दिक्कत आ रहा है
तो क्या करेंगे, आप पेन पेपर की भी सहायता ले सकते हैं। अगला प्रश्न, अगस्त में खुले खातों की संख्या। अगस्त में खाते हमने अभी ऐड किए, कितने आए थे हमारे, 180 आए थे। फिर से एक बार ऐड कर लेते हैं, 60 30 65 35 100 130 130 और 50 180 आपका आ गया। फिर है अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से कितना % कम है या ज्यादा, जून से हमको तुलना कराना है, तो हम इसको ऐड करा लेते हैं। तो 28 और 48 हमारा हो गया 70, और 70 और 45 हमारा हो गया 115, और 115 और 18 हमारा हो गया 133। तो 133 से 180 कितना ज्यादा है, तो 133 से 37 जो है वो 47 ज्यादा। अब 47 अपान 133 इंटू 100, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से, मई से सितंबर एंजल ने, तो एंजल देख रहे हैं यहां से, एंजल का हमको बताना है, ठीक है। और जेरोधा में खुले खातों से अनुपात, यानी एंजल ने जितने भी मंथ मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में खाते खोले और जेरोधा ने, इन दोनों का हमको अनुपात निकालना है। तो ठीक है, हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको करना क्या है, इन पांचों को जोड़ लेना है, फिर इन पांचों को जोड़ लेना है। तो एंजल बटा जेरोधा सॉल्व कर लेंगे, कुछ फ्रैक्शन फॉर्म आएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में आप ना लिख कर इसको कन्वर्ट कर लेना डेसिमल फॉर्म में, दशमलव फॉर्म में। तो इस तरीके से जो भी आपका आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। आपको ऐसे करना है, किसी शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। अब आपको अलग अलग चेक करना है, एंजल का देखना है, शेर खान का देखना है, जेरोधा का देखना है, टेडबुल का देखना है। अब जिसका योग सबसे ज्यादा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि महत्तम का मतलब ही होता है मैक्सिमम होता है। तो इस प्रकार से जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ट्रेडबुल। अगला प्रश्न, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत, शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना % है। तो आप ट्रेडबुल में निकाल लेंगे, इन ट्रेडबुल को जोड़ लेंगे, 5 से भाग दे देंगे, और हम फिर क्या करेंगे, और शेर खान का निकाल लेंगे, फिर 5 से भाग करके इसका औसत निकालेंगे। अब आपको मैं एक काम की बात और बता दे रहा हूं, अगर आप इसका औसत ना भी निकालेंगे, इनको जोड़कर डायरेक्ट जैसा कहा है उसका % ही कम ज्यादा अगर निकाल लेंगे तब भी आपका आंसर सही आ जाएगा। लेकिन अगर आप औसत निकाल लेंगे तो 5 से भाग करना पड़ेगा, 5 से भाग करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा जो संख्याएं हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में छोटी हो जाएंगी, जो छोटी हो जाएंगी तो हमको % निकालना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये सेशन एंड होता है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हमारे इस सेशन को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को